गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करते हैं आपकी बसंत बुक। ये बसंत बुक आपकी और इसका पहला लेसन है ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि लेसन है आपका बसंत बाखरी। ठीक है, ध्वनि लेसन है और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, इसका ध्वनि नाम दिया गया है लेसन का। और वैसे ये कविता है अभी न होगा मेरा अंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो अपने लेसन स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान देना जरा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मर्दुल बसंत। मर्दुल माने, मर्दुल को अंडरलाइन करना, कोमल होता है। बसंत माने बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी, कवि निराला जी आशावादी दृष्टिकोण, अपने जीवन को आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं और वो कहते हैं कि अभी अभी तो बसंत रूपी यौवन मेरे जीवन में आया है। जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो उपवन, बाग बगीचे, खेत खलिहान हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी बसंत रूपी नव यौवन आया है। अभी मेरा अंत नहीं होगा, मेरा अभी लंबा जीवन बाकी है। और मेरा जो काव्य रचना है, जो काव्य रचना है वो अभी थमने वाली नहीं है, अभी तो इसकी शुरुआत है। हरे हरे ये पात, अब हरे हरे, हरे हरे को अंडरलाइन करना। हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है आपका। ये अलंकार इसलिए है क्योंकि जब आपकी इसकी व्याख्या करोगे, इसमें से आपकी व्याख्या भी आ सकती है एग्जाम में, और क्वेश्चन आंसर तो है ही है। तो जैसे सबसे पहले आप प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपकी व्याख्या आएगी तो सर्वप्रथम आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। सर्वप्रथम क्या लिखना है? प्रसंग। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? व्याख्या करनी है। ठीक है, ये जो आपके 3 पैरे दिए हुए हैं, 3-4 पैरे दिए हैं, इसमें से कोई भी व्याख्या आ सकती है। तो व्याख्या आपको मैं बता दूं किस हिसाब से करनी है। तो सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है, और फिर इसमें एक विशेष होता है। विशेष, विशेष यानी कि कवि ने इस रचना में, इस कविता में, इस काव्य खंड में मतलब क्या बताया है, तो विशेष के तौर पे। अब सबसे पहले अपनी बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में आप लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, मैं लिख देता हूं, आप जरा ध्यान देना। प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक बसंत, बसंत के निराला या सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि या ध्वनि में से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तक बसंत के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि में से लिया गया है। अब आगे एक लाइन और लिखनी है कि इसमें कवि ने आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया है और कहा है कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बसंत रूपी नव यौवन आया है, अभी मेरा अंत नहीं है, मेरा अंत बहुत दूर है, अभी मुझे लंबा जीवन जीना है। ठीक है, प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद में आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है इसकी, यानी जो पैरा आपका आएगा एग्जाम में, परीक्षा में, उसका आपको क्या करना है? व्याख्या करनी है। फिर विशेष आता है। ठीक है,
विशेष में आपको क्या लिखना है, विशेष में आपको लिखना है एक तो भाषा, भाई भाषा कौन सी है, ठीक है। तो भाषा में इसमें आपको लिखना है सरल या खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट अलंकार। 2 नंबर पॉइंट आपका आता है विशेष में अलंकार। तो अलंकार आपको ध्यान में होने चाहिए कि जैसे अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जो हरे हरे शब्द है आपका, तो हरे हरे शब्द में अनुप्रास अलंकार भी आता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, यानी वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार आता है। जैसे है 2 बार आ रहा है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इन शब्दों में, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ एक ही हो, वहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। तो जैसे हरे हरे शब्द 2 बार आया है तो वहाँ भी आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। 3 नंबर आपको लिखना है कि इसमें शैली कौन सी है, तो शैली कवि ने इसमें भावात्मक शैली का प्रयोग किया है, तो तीसरा आपको लिखना है इसमें शैली, ठीक है। 4 नंबर आपका पॉइंट बनता है कि इस जो पैरा आपके एग्जाम में आएगा उस पैरे के अंदर आपको यानी कि कवि निराला ने क्या संदेश दिया है, तो यहाँ आप संदेश में ले सकते हो कि कवि का संदेश यही है कि कवि अपने जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं और वो कहते हैं कि अभी तो मेरी काव्य रचना शुरू हुई है, अभी मेरा अंत नहीं है, मेरा अंत बहुत दूर है, ठीक है, अभी मुझे लंबा जीवन जीना है। तो इस प्रकार से ये विशेष में 4-5 टॉपिक आपको लिखने हैं। उसके अलावा व्याख्या हो गई, प्रसंग हो गया, तो इस हिसाब से आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा देखिए, हरे हरे पात डालियां कलियां कोमल गात। अब डालियां कलियां शब्द आया तो इसमें यह की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार है। मैं ही अपना स्वपन मर्दुल कर, स्वपन माने स्वपन, मर्दुल माने कोमल, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष होता है, प्रत्युष का मतलब अंडरलाइन करके आप लिख लेना, प्रत्युष का मतलब होगा प्रातःकाल, सवेरा, ठीक है। मनोहर, मनोहर यानी मन को भाने वाला, मन भावने अच्छा लगने वाला, ठीक है। तो इसका व्याख्या देखिए, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। कवि कहता है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो खेत खलिहान या पेड़ों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में बसंत रूपी नवयौवन आया है, ठीक है। मैं अपना स्वप्न मर्दुल कर यानी कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, इसको अंडरलाइन करना आप, फेरूंगा निद्रित कलियों में अलंकार आपका होगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि कलियां हैं वो निद्रित कभी सोती नहीं है। तो यहाँ क्या है, प्रकृति के यानी कि मनुष्य के प्रकृति के गुणों का आरोप किया गया है। तो देखिए, जिस प्रकार निराला कहते हैं कि बसंत ऋतु आने पर हरे हरे पत्ते दिखाई देते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, उसी प्रकार मैं अपने स्वप्न यानी कि मैं अपनी कोमल कल्पनाओं के भावनाओं द्वारा, अपनी कोमल कल्पनाओं की भावनाओं द्वारा अपने यानी कि काव्य की रचना कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, यानी कि जो लोग अलसाए हुए हैं, ठीक है, अलसाए हुए हैं, उन लोगों को जागृत करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। और जगह एक प्रत्युष मनोहर, और उन लोगों की जिंदगी में एक सुनहरा सवेरा लेकर के आऊंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष खींच लूंगा। अब पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ इसमें अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसको नोट कर लेना। अपने नव जीवन, पुष्प पुष्प तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, यानी कि जिस प्रकार बसंत ऋतु आती है तो पतझड़ के बाद में क्या नए पत्ते आते हैं, हरे भरे वृक्ष हो जाते हैं, उसी प्रकार मैं मेरी काव्य रचना से क्या है, जो अलसाए हुए लोग हैं उनको क्या है जागृत करूंगा, उनके अंदर एक सहर यानी कि संघर्ष की भावना भरूंगा,
अपने नवजीवन का अमृत शहद सींच लूंगा मैं। अपने नवजीवन का अमृत यानी कि जीवन रूपी अमृत, इसको अंडरलाइन करना, नवजीवन का अमृत यानी कि जीवन रूपी अमृत से, ठीक है, मैं उनको क्या जागृत करूंगा, अपनी काव्य रचना से उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दूंगा, अलसाए हुए लोगों को जगाऊंगा, उनके जीवन को जगाऊंगा, ठीक है। तो नवजीवन का अमृत यानी जीवन रूपी अमृत में इसमें आपका रूपक अलंकार है, साइड में लिख लेना आप। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मैं मेरी काव्य रचना से उन लोगों को परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है, जिससे उनके आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मेरे है वहाँ जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, यानी कि अभी अभी मेरे जीवन में बसंत रूपी नवयौवन आया है, ठीक है, अभी मेरा अंत नहीं है, मेरा अंत बहुत दूर है, मुझे अभी लंबा जीवन जीना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपकी व्याख्या हो गई, ठीक है। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ना और अपनी नोटबुक पे लिखना है, ठीक है। और जो आपका सिलेबस करवाया जा रहा है जुलाई के अंदर, तो अगस्त के अंदर आपका प्रथम टेस्ट होगा, प्रथम परख यानी कि फर्स्ट टेस्ट होगा। तो उसके अंदर जो आपका सिलेबस आएगा वो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ध्यान से करना। अब अपने चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास, यानी कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न में देखिए, इसमें आपका कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अभी अंत या अभी उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसमें कवि ने ऐसा विश्वास इसलिए किया है क्योंकि उसके मन में एक नया जोश है, नई उमंग है, ठीक है, अभी उसे काफ़ी नए कार्य करने हैं, ठीक है, और वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से जागृत करना चाहता है, उबारना चाहता है और आगे जीवन में बढ़ाना चाहता है, ठीक है। फूलों को अनंत तक विकसित करने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ने कौन कौन सा कार्य करता है, कि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसमें देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले हुए फूल बनाना चाहता है, ठीक है। कवि का मानना है कि उनके जीवन में बसंत रूपी नवयौवन अभी आया है, इसलिए वह कलियों को, यानी कलियों का मतलब यहाँ लेंगे अलसाए हुए जो लोग हैं, ठीक है, उनके ऊपर बासंती रूपी स्पर्श करके, मतलब अपने काव्य रचना से उनको जागृत करके, ठीक है, उनके अंदर भी जीवन रूपी फूलों को खिलाना चाहता है। वह फूली रूपी आलस्यों से हटाकर उन्हें चुस्त, जागरूक और जागृत करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि उसमें क्या करना चाहता है, पुष्पों की तंद्रा या आलस्य दूर हटाने के लिए कवि उन पे हाथ फेर कर मतलब अपनी काव्य रचना से उनको जागृत करके, ठीक है, उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, ऊर्जावान और आशावान और पुष्पित करना चाहता है। आगे लिखना कि कवि उन्हें नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष की जगह स्वपन जगह देना चाहता है और उनका आलस्य दूर भगा देना चाहता है और उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में एक नया उल्लास का वातावरण छा जाता है, ठीक है, और चारों तरफ हरियाली हो जाती है, ठीक है, और बसंत को जितनी भी ऋतुएं होती हैं उनको राजा कहा जाता है, क्योंकि इस समय प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है, ठीक है, और इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम एकदम सुहावना हो जाता है, ठीक है, और पेड़ों पर नए पत्ते आने लग जाते हैं, ठीक है, आम वगैरह जो होते हैं बोर आने लगते हैं उन पे, और खेतों में जो पीले सरसों के फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। और जो सरसों के पीले फूल है, यानी कि प्रकृति जब उल्लास में होती है, जैसे नए पत्ते आते हैं पेड़ों पे, या सरसों के जो पीले फूल है वो क्या करते हैं, बसंत ऋतु के आगमन की सूचना देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए,
अब आपका क्वेश्चन है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। यानी कि बसंत ऋतु अपने आती है तो उस समय अपने कौन कौन से त्यौहार आते हैं उनको आपको एकत्रित करना है, और कोई एक त्यौहार पे आपको क्या करना है, उसमें टिप्पणी लिखनी है या उस पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो बसंत ऋतु में क्या आती है, एक तो शिवरात्रि आती है, ठीक है, और बसंत पंचमी में अपने खूब धूमधाम से मनाते हैं। और उसमें एक त्यौहार और आता है जो हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, और वो है अपने रंगों का त्यौहार होली। आप इन तीनों पे किसी एक पे अपना लिख सकते हो। और जो होली का त्यौहार आता है वो फाल्गुन मास की, ठीक है, पूर्णिमा को आता है, ठीक है, और ये अनुपम त्यौहार है, और ये अपने पूरे यौवन पर होता है क्योंकि उस समय बसंत ऋतु होती है। तो इस हिसाब से आप उनमें यानी जो आने वाले त्यौहार है, 3-4 जो भी त्यौहार है उनको एकत्रित करके उन पे किसी एक पे अपना निबंध लिख सकते हो। ठीक है, तो आज आपका प्रथम लेसन हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दवनी, और इसकी व्याख्या अगर आपको समझ में नहीं है तो दोबारा बता देना मेरे को, आपको दोबारा रिपीट करवा देंगे। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर है वो मैंने आपको बता दिए, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।